ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि परासो यद्भद्रं तन्न आसो। ओम शांति शांति शांति। सभी लोगों को नमस्कार। चर्चा शुरू करते हैं। ये गुरुदेव के प्रसंग में जो खास लोग आए उसकी राजा महेंद्र प्रताप वगैरह की चर्चा हो गई थी। तो 67 में हम गए थे। 68 में ही गुरुदेव ने अपनी आगे की योजना समझाई क्योंकि ये तो निश्चय था कि वो 71 में जून 71 में छोड़ देंगे मथुरा। तो एक दिन ऐसे ही किसी काम से वहीं बुलाया था कि मंडी में कहने लगी कि हम लोग अब अपनी योजना बना रहे हैं। तो क्योंकि समय तो निश्चित है ही, तो अपने परिवार की व्यवस्था के बारे में बताने लगे कि ताई जी माने गुरुदेव की माता जी वो तो तब तक सिधार जाएंगे, बोले ताई जी तब तक चली जाएंगी। और सतीश की शादी मैं जल्दी कर दूंगा, जल्दी शादी के पक्ष में हूँ तो नहीं, लेकिन हम नहीं रहेंगे तो शायद माता जी भी यहाँ रहें, तो बहू को घर गृहस्थी समझने में थोड़ा समय लगे तो उनकी शादी जल्दी कर दूंगा। और शैलो की शादी, शैलो की शादी चलते चलते करूँगा। और फिर माता जी अपना विचार कर लेंगी कहाँ रहेंगी। वो तो अपना बताया था कि हिमालय जाएंगे। फिर माता जी ने कहा कि हम यहाँ तो नहीं रहेंगे, तो फिर गुरुदेव ने शांति कुंज स्थान करके उन्हें ले लिया था। फिर वैसे ही हुआ। ये सतीश भाई साहब को उन्होंने फिर कहा कि अब तुम्हें हम अपना प्रेस लगवाए देते हैं। ये कहते थे वो कि बच्चों को योग्य बनाने तक माता पिताजी की जिम्मेदारी होती है और यही बच्चों को अपेक्षा करना चाहिए, फिर अपने उससे खड़े हो। और स्वयं अपने जीवन में उन्होंने निभाया भी था, वो पहले भी उसकी चर्चा हो चुकी है। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे लिए जन जागरण प्रेस लगा दिया, अब तुम्हें यहाँ का मिले और यहाँ का काम मिले। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मैं सब अखंड ज्योति संस्थान का काम संभालूँगा। तो तपोवन के तो लोग आ गए थे, अखंड ज्योति संस्थान तो व्यक्तिगत स्तर पर था, वहाँ तो ट्रस्ट था, तो वहाँ की व्यवस्था हो गई थी। सब पंडित जी वगैरह आ गए थे। हम तो बोले मैं अखंड ज्योति समझाऊँ। बोले ठीक है, तो फिर संभालना शुरू कर अभी से। तो MA प्रीवियस कर लिया था उनने। बोले अब जो करना वही करो। तो उन्होंने कहा ठीक है। हमने और बलराम जी ने सुना कि प्रीवियस कर लिया, फाइनल कर लेने दें। तो उनके पास गए तो वो तो कम बोलते थे। हमने कहा साहब सतीश को ऐसा किया है तो कर ले अब लड़का। अरे बोले करेगा क्या करके। हमने कही तो अभी बच्चे के मन में होता है, वो तो करेंगे नहीं। फिर हमने कहा इसको तर्क दिए, ये बस घुमा फिरा करके करें, फिर करेगा क्या। हम करेंगे तो यही बट ध्यान से सुनते थे बात। पापा बोले फिर करेगा क्या। करेगा तो बोले यही करना है, तो उसे इसमें अनुभव बढ़ने दो, कहीं ध्यान मत बैठो। तो उन्होंने अपना वो शादी उन्होंने पक्की कर दी। और वहाँ भी उनका एक आदर्श है। अपने गायत्री परिवार के कोई परिजन आए, बोले साहब वो हमारी बच्ची है, वो सोचते हैं, आते रहते थे, नाम तो उनका भूल गया, तो सतीश भैया की शादी वहाँ कर दें। तो ठीक है, माता जी से बात कर लो, लड़की सतीश को दिखा लो और माता जी से बात कर लो, आ जाना यहाँ 2-4 लोगों के साथ, तो यहीं कर देंगे तब हम के। अरे नहीं साहब, अब लड़की की शादी है तो अपनी देहरी पे ही होना चाहिए पूरे कौन के। तो ठीक है, सतीश से कह देंगे अपने 4 दोस्तों को लेके चला जाएगा, तो कर दे, हो जाएगी शादी का। कहते शादी को अपना पारिवारिक उत्सव ऐसे करना चाहिए, क्या तमाम धूम धड़ाका। वो नहीं साहब, फिर ऐसा लगेगा। वो लोग कहते हैं तो बोले लोगों की बात मानता है, गुरु मुझे कहता है, बात उनकी मानना है। कल उतार दिया। फिर वो जो मामा जी थे, सुनहरी मामा माता जी के भाई, तो उन्होंने कहा कि यहाँ शादी हुई है, बोले साहब इनके कई लड़कियाँ हैं, एक लड़की का उद्धार आप कर दो। बोले ठीक है, कर लो माता जी से बात। माता जी से बात गए, उन्होंने सहमति दे दी।
शादी कर लो। उन्होंने कोई निमंत्रण पत्र नहीं छपवाया, किसी को जानकारी भी नहीं। वो कहते थे हमारे 2.5 मित्र हैं, उन 2.5 मित्रों को भी नहीं पूछा। बस जब शादी का वो हुआ तो वहाँ से करेंगे, एक छोटी बस कर ली, तो तपोवन के लोग, अखंड ज्योति कार्यालय के कुछ लोग और 2-4 ये डॉक्टर दत्ता और जैसे कुछ लोग आ गए थे, और उनके अपने रिश्तेदार आगरे वाले आ गए, वृंदावन वाले, वो सब। तो उसी को लेके गए थे, वो उनका चल रहा था। रोके क्या, ठीक है। तो उसी में एक दिन मुझे बुलाया, सवेरे सवेरे हम बच्चों को व्यायाम कराते थे, तो उनका राधे करके था, माता जी के भाई का लड़का था, वहीं रह के पढ़ा रहे थे। वो आया, बोले फूफा जी बुला रहे हैं आपको। ठीक है, तो हम गए। बोले देखो ऐसा वीरेश्वर, मैं ये लिख रहा हूँ, सोच रहा हूँ कि 100 विषयों पे एक अखंड ज्योति के एक लीव का मैटर, तो विज्ञप्तियाँ करके उन्होंने कहा था मैं लिखूँ, तो इस पर तुम भी विचार करना, मैं कर रहा हूँ। फिर वहाँ से शादी से लौट करके आएंगे तो उसको फाइनल करेंगे। ठीक है, अब योजना चली शादी के लिए, बस वही बारात सज गई, वहाँ चले गए, ठहरने की व्यवस्था हो गई, ऐसी सामान्य जैसी थी। गुरुदेव भी अपने बैठे रहे, कभी वो कहें वहाँ बुलाया है तो चले जाते थे, तो उनकी यहीं बात हो रही है, सब उनका अपना दरबार लगा हुआ है। और वो चमन लाल भी आ गए थे, ये लोग भी थे, तो सब बात हो करके पूरी योजना वहीं फाइनल हो गई विवाह के उसमें। तो ठीक हो गई, वहाँ से विदाई लौट करके आए। तो जैसे कहा था कि पहले कुछ उनको हरारत सी थी, तो संभाल के रहे थे, वहाँ भी आए तो लड़कियाँ इकट्ठी हो गई, ना पानी थी और इकट्ठी हो गई, तो वो अपने कुछ वहाँ के कुछ राजस्थानी गीत गाने लगे। गुरुदेव भी बैठे रहे, तो हमने कहा अब चलो समय हो रहा था, लेट जाओ। तो सबका मन हो तो लेट तो जल्दी जाते थे। बोले अब तबीयत ठीक नहीं है, बच्चे कर रहे हैं, हमें भी नींद नहीं आई। तो एक जने कहने लगे कि अच्छा वो रहे थे वहाँ पर भी, उनने जैसे ही बात हुई जो ना बताओ अगर इसको इसी अखंड ज्योति में दे ये योजना तो कितना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा इतने पेज बढ़ेंगे, ये होगा। तो जा करके कुछ हज़ार का वो बन रहा था। तो तब तक वो बात हुई, तो उन्होंने कहा नहीं आपको साहब अब तो नींद ना आए तो लेट जाओ। हमने कहा यही मत कहो इनसे, हंसी में हमने कहा एक रात को नींद नहीं आई थी तो उसकी योजना बन गई, इतने हज़ार का वो बन गया, फिर कोई योजना बन जाएगी। ये तो नींद ही आने की बात करो क्या। तो ऐसे हुए लेटे, फिर वो योजना मतलब वहीं फाइनल हो गई थी। यहाँ आते आते उनको तत्काल जो मन में आया वो तत्काल योजना बना करके, जो कहते थे कि वो इसको नेपोलियन बोनापार्ट को कहते थे, उसके हाथ सर में थे, उसे विचार आया और तत्काल वो क्रियान्वित होता था। तो गुरुदेव के भी हाथ सर में हाथ थे, विचार आया और तत्काल उसमें काम होना है। तो ये शादी ब्याह का हो गया। तो किसी ने बाद में पूछा कि साहब वो आए थे तो आपने ऐसे कह दिया था, और यहाँ तो आप उनसे कह दिया ठीक है ये दस्तूर है सब करो। बोले वो चेला था, कोई चेला थोड़ी है चेला है तो हमारे हिसाब से चले, और समाज का है तो उनकी अपनी मर्यादा है, करो भाई। मतलब सिद्धांत जबरदस्ती नहीं थोपा जाता, सिद्धांत भीतर से जगाया जाता है आदर्श में। कोई बात है थोपने से दूसरी बात हो जाती है। एक बड़ा उनका प्रैक्टिकल है पूरा हिस्सा। तो खैर हुआ, और उसके बाद फिर उनके दौरे शुरू हो गए विदाई वर्ष के। तो विदाई वर्ष के जो दौरे शुरू हुए तो अक्सर बुला लेते थे, ऐसा है वहाँ तो देखते, यहाँ भी ये बात देखना ध्यान में, ठीक है। उस दफ़े बोले कि देखो ऐसा है कि वो दौरे लंबा है, और इस बीच में ताई को कुछ हो जाए तो मुझे टेलीग्राम देना दोनों जगह, जहाँ का कार्यक्रम हो नेक्स्ट जहाँ पे हो, कहीं टेलीग्राम ना मिले। तो हमने कहा ठीक है साहब। वो उनका टेलीग्राम का ये था कि अगर मृत्यु का टेलीग्राम हो तो 3x हो जाए, एक्सप्रेस होता था जो जल्दी जाए, उसे अपनी तरफ से एक्सप्रेस का चार्ज लगता था, वो 3x कर देते तो सबसे आगे जाता। हमने कहा था वो तो हो जाएगा, कर देंगे सूचना, और 3 दिन के प्रोग्राम हैं तो पहुँच ही जाएगी। हमने अपने मन से सोचा, अंतिम दिन पता पड़ेगा, कोई 1 दिन के भी थे। और फिर वो हमें 2 जगह नहीं 3 जगह टेलीग्राम करना पड़े। जब उन्होंने शरीर छोड़ा उस दिन एक कार्यक्रम की पूर्णाहुति थी, दूसरी जगह कार्यक्रम 1 दिन का था, उसके अगला फिर कार्यक्रम था।
तो फिर हमें 3 टेलीग्राम देना पड़े। वो किया, सवेरे सुन की सूचना हो गई तो टेलीग्राम तो दे दिए थे। पर उस दिन माता जी सब लोग वो आए। ओम प्रकाश भाई साहब से उनका बहुत लगाव था, ताई जी का, पहली माता जी की थी। उन्हें ओम प्रकाश आयो क्या ये बात है। तो हम वहाँ जाते थे कभी, तो दिल्ली में जहाँ वहाँ गए तो उन्हें पता ये गए ओम प्रकाश से मिल के आना। तो हर दफ़े जब भी हम यहाँ, उन्हें स्मृति उनकी कम हो गई थी। तो वीरेंद्र हाँ उधर गुड़गांव गए तो और वो मिलो तो यहाँ से मिले थे ऐसा में। ये उनका एक दायित्व तो याद नहीं रहता था। तो उनको वो करते थे, उनका काम जो रहते तो गुड़गांव में थे, और पालम के पास एक कॉलेज था, उसमें वो लेक्चरर थे। तो उन्होंने कहा कि वहाँ हमारे सामने, उस समय फ़ोन कम होते थे, हमारे सामने एक बैंक की शाखा है, उसका नंबर दे दिया था कि इस पर आप फ़ोन करते हो तो हमें सूचना मिल जाएगी। तो वही वहाँ सूचना की और कब आए तो वहाँ से यही था कि वो जनता पकड़ जाए तो यह, फिर तो सब शाम की ट्रेनें थी, तलाश थी कि वही 1 बजे पहुँचती थी। तो उन्हें खबर कर दिया, वहाँ हम गए तो सब लोग चुप, माता जी शांत बिल्कुल जैसे गृहिणी होती, ताई जी के पास बैठी। तो हमने कहा माता जी अब ओम प्रकाश भाई साहब को सूचना ना हो पाई, वो ना आए तो कब तक प्रतीक्षा करेंगे। लल्लू मैं कछो ना कह सकत, बिल्कुल जैसे बहू होती है। हमने कहा ठीक है बताइए। फिर हम अपने हाथ में ले, हमने तो घोषणा की तो तैयारी करना शुरू करो ले चलने की। और 1 बजे आती थी, बस उसकी प्रतीक्षा करेंगे, और नहीं आ गए तो ठीक है, नहीं आ गए तो ठीक है। फिर वो आ गए थे, गाड़ी की राइट टाइम आ गए, वो शामिल हो गए। तो वहाँ जैसे ही वो फ़ोन गया तो एकदम समझ गए कि कुछ होगा जब हमारा फ़ोन आया है। तो उस दिन उनके प्रिंसिपल बाईदी भी अपनी कार लेकर के आए थे, वैसे ही आते थे। तो उन्होंने क्या बात है शर्मा जी, तो उन्होंने कहा ही था बोले साहब हमारी गाड़ी नहीं, अरे बैठो मेरी गाड़ी में, मैं तुम्हें जनता पकड़वाता हूँ। और उन्होंने वहाँ से गाड़ी भगाई। तो बोले तुम सीधे जाओ, ट्रेन में पकड़ो, मैं ला के टिकट देता हूँ अगर छूट गई तो। खैर उन्हें चलती ट्रेन में टिकट भी उन्हें ला के दे दिया, गाड़ी चल पड़ी थी। तो इतना उनने कोऑपरेट किया, वो आ गए। जैसे ही समय हुआ हमने कहा गाड़ी आ गई होगी, लो लेके चलो। एक लड़के को खड़ा कर दिया कि जैसे ही वो आए तो कहना वो गए आगे। वो यहाँ कहाँ था, अब तो वहाँ बन गया, पहले स्नान घाट बना नहीं था, तो भूम के बगल में सब अच्छा खासा बन गया। लेकिन वहीं से आ करके घूम करके यमुना किनारे होता था। तो बस हम वहाँ पहुँचे और हमने वो शुरू किया कर्मकांड का। वो 4 सीमाएँ की रखवाते हैं संविधाएँ। तब तक देखा ओम प्रकाश भाई साहब आ रहे, हमने अब रुक जाओ इधर। सतीश भाई साहब थे, फिर दोनों भाइयों ने मिल करके उनका वो सब किया, उनका हो गया। गुरुदेव को सूचना दे दी, सब उन्होंने कहा ठीक है, बस कोई उन्होंने रिस्पॉन्स नहीं किया। तो माता जी आई, बोले ऐसा करो भी तुम जाओ, खुद चले जाओ। उन्हें दबाव दे के कहना कि 1 दिन के लिए आ जाएं, 24 घंटे के सब लोग आ रहे हैं। उन्होंने कहा उन्हें भेज दें, बोले नहीं वो कोई बोल थोड़ी पाएंगे, कुछ कहते हैं तो तुम ज़रा दबाव दे के कहोगे। हमने कहा ठीक है। तो हमने देखा टाइम टेबल, तो वहाँ से कहाँ कार्यक्रम है, इधर का ख़त्म होना था। और उसके बाद यहाँ का था, वहाँ के हम भोपाल गए, रात की ट्रेन से बैठ गए, सवेरे भोपाल गए। भोपाल में हम रहे थे, तो सब लोग परिचित थे। तो उनके राय साहब के यहाँ जाके हाथ हुए, और हमने उनका वो छोटी सी वो थी एक ऑटो साइकिल, जर्मन साइकिल जैसी थी, चेन से भी चलती थी, वो भी थी, लेकर के हम चले गए। तो टेलीफोन एक्सचेंज, तो अपने कई लोग परिचित थे, तो हमने 2-3 के नाम दिए। तो बोले वो हैं, वो मॉनिटर थे, पहले वो था ना जैक से लगाते थे उसका। हमने कहा देखो ऐसा ऐसा हो गया, हमें गुरुदेव से बात करनी है। तो बोले आप किसी भी फ़ोन से बात करो, मैं खुद खड़ा होता हूँ, जहाँ कहोगे वहाँ लगाऊंगा, आप लगे हाथ। तो हमने उनके राय साहब के यहाँ से लगाया। तो पहले हमने उसका वो मालूम किया। तो हमने ये सोचा था, एक सिस्टम ये बनाया था कि अगला कार्यक्रम जहाँ से है, जो का कार्यक्रम ख़त्म होगा, उस दिन पूर्णाहुति के दिन गुरुदेव को वहाँ से ले लेंगे, और अगला उसमें आने जाने का मिलेगा। अगले कार्यक्रम शुक्ला जी और पंडित जी साथ में थे, तो ये संभालेंगे। वहाँ जा कर के अगले दिन का कार्यक्रम जो था बिलासपुर में, यहाँ से तो वो वहाँ जा कर के गुरुदेव ज्वाइन हो जाएंगे, मतलब हर कार्यक्रम में उनका हो जाएगा। लेकिन हमारी हर कोशिश करने के बाद गुरुदेव फ़ोन पे आए ही नहीं। तो कौन सी जगह है ध्यान नहीं आ रही, वहाँ थे।
तो फिर रात को हमने वहाँ जाके दिया। रात को वहाँ से बस चलती और सवेरे सवेरे वहाँ पहुँच जाती थी। तो हमने बस से बैठे और सवेरे तो वहाँ पहुँचे। हमने पता आता कुछ नहीं था यज्ञ कहाँ है। हमने कहा एक 108 कुंडी यज्ञ है तो कहीं तो पता पड़ेगा, तो उतार देते हैं। तो वहाँ शहर में घुसने के पहले अगर रुका था तो वहीं खेत में से धुआं देखा। हमने कहा चलो अब अंदर जाके शहर में तो देखेंगे, पूछते जाएंगे। तो वहीं उतर गए और खेतों में होते हुए वहाँ यज्ञशाला पहुँच गए। तो वहाँ यज्ञ संभाल रहे थे शुक्ला जी वगैरह, और गुरुदेव के लोग प्रणाम कर रहे थे। हम पूछे अरे वीरे सर कैसे आए? हमने कहा साहब माता जी ने भेजा था। बोले चलो ये ख़त्म हो रहा है, तुम जाओ, चलने का वक्त होगा, अगला लंबा है, तुम नहा धो के तैयार हो जाओ, मैं आ रहा हूँ, भोजन करके निकलेंगे साथ में। तो हम गए, जब तक हम नहाए तब तक गुरुदेव आ गए, फिर साथ साथ भोजन किए। तो हमने कहा साहब ऐसा ऐसा है। अरे बोले कोई कार्यक्रम डिस्टर्ब मत करो, लोग दुखी होंगे। माता जी तो वो हैं। तो अब रास्ते में बातचीत शुरू हुई। तो हमने कहा कि साहब हम तर्क दिए। हमने कहा साहब ये है। बोले क्या करना क्या है? सतीश है, वो प्रकाश है, करेंगे ना अपना, हमें क्या ज़रूरत है वहाँ। तो हमने कहा साहब माता जी कह रही थी कि अब शिष्टाचार की नाते हैं, सब लोग वहाँ के आएंगे, कि आप वहाँ हो तो एक दिन के लिए आ जाओ। तो एकदम लट्ठमार जवाब दे दिया। बोले हमसे बड़े सब मर गए, अब जो हम करें तो सब ठीक है। और ये पूरी तैयार हो गए। और हमने वहाँ से जो फ़ोन किए थे, उन्हें बिलासपुर जाना था, वहाँ से था, तो उनसे कह दिया कि आपका एक दिन का ठोका, गुरुदेव आएंगे। अब वो बेचारे चिंता में पड़ गए। तो वहाँ से भाग के आए। तो वहाँ से हम जो चले तो वो चले आ रहे उनके चतुर्वेदी जी के लड़के। बोले देखो तुमने लड़के को किया ना परेशान। हम तब तक इसी में थे कि इन्हें समझा लेंगे, लेकिन जैसे ही रुका बोले जा बेटा नहा धो के खाना खा के जा, वापस में आ रहा हूँ, कोई प्रोग्राम में परिवर्तन नहीं। तो किसी तरह से भी जुम्मस नहीं खाया हमें। और बोले चलो अब मेरे साथ एक रास्ते में बातें करना है। अब मुझे 2 रातें हो गई थी जागते जागते। रात को ट्रेन से आया, फिर रात को बस से आया और खाना और खा लिया तो नींद आए। तो पीछे आगे हम बैठे थे, उनकी गाड़ी थी, किसकी, दाना भाई की गाड़ी थी। उनसे कह दिया उनकी पिकअप में बैठ जाओ, हमें साथ में बिठा दिया। कपिल जी थे, वो थे। तो तुम सोते हो? हमने कहा साहब 2 रात हो गई है, 15 मिनट समय दो। हमने कहा आप करो, फिर बात करें। तो उन्होंने अपनी बात कहना शुरू कर दी, योजना आगे की, वरना उस पर कोई बात ही नहीं की। ऐसा उनका अपना वो था। खैर वहाँ से फिर गए तो एक दिन का शिवनी में था। फिर वहाँ था जबलपुर पहुँचे दाना भाई के यहाँ। वो स्नेह रखते थे। बोले अब आप आ गए, हमें बहुत अच्छा लगा। संयोग से तो उनकी गाड़ी ही थी। फिर ये लोग ये हो गए, उनकी गाड़ी ख़राब हो गई, शुक्ला जी वगैरह, सवेरे यज्ञ हमें करवाना पड़े। तो हमने कहा सवेरे चल देंगे हम। वो किया। फिर वहाँ से दोपहर बाद जब निपटे तब वहाँ से आए। बस ट्रेन इनका तो हिसाब था नहीं, कहाँ से ग्वालियर आए, ग्वालियर माँ जी के यहाँ करके फिर वहाँ पहुँचे। माता जी से आते, माता जी नहीं माने वो, लेकिन वो सब जैसा क्रम हुआ। लेकिन उन्होंने मतलब जो उनका एक उद्देश्य था उस बात को लेकर के चलते थे। ये वो अपना इसी क्रम में उनका जो था कि उन्होंने क्षेत्रीय कार्यक्रमों के बारे में, हम लोग गए थे तब ये कहा था कि मैं बाहर निकलूं और लोगों में प्राण फूंकूं, लेकिन मेरी हथकड़ी बेड़ी तो कटे। तो क्या बोले अखंड ज्योति संस्थान हथकड़ी और तब वो बेड़ी बंधा हुआ है। तो हो गया। तो फिर उन्होंने वहाँ के दौरे कार्यक्रम शुरू कर दिए थे। उसी कार्यक्रमों के बीच में अकेले जाते थे वो सब। पंडित जी का अलग कार्यक्रम बनता था, शुक्ला जी का अलग बनता था, गुरुदेव का अलग। अब हम लोगों से कहते थे कि भाई अब देखो ये बहुत दिनों से अखंड ज्योति के लेखों ने किया, हमारे जाने के बाद लोगों को ये लगे प्रकाशन हुआ तो इनका अखंड ज्योति के इतने वर्ष के हैं, उनके लेखों का संपादन करके किताबें छापना। अब किताबें छापेंगे तो कम से कम कागज़ तो चाहिए लागत का। वो जाते थे, कभी किसी से कुछ कहते नहीं, जो दे दिया तो ठीक है। अच्छा, उसमें भी उनका अपना ढंग था, मतलब जो अपने सहज ढंग से आ जाए। उसमें जब शक्तिपीठों के दौरे में तब भी था कि जो वहाँ चढ़ रहा है, दीक्षा में चढ़ रहा है, वो सब आयोजक का, और वो कहाँ से खर्चा करेगा। जो विदाई देंगे तो पंडित जी साथ में, तो तब वो होंगे। जो अलग से हमारे लिए हम कर देगा तो वो हम वहाँ ले जाएंगे, ऐसा उनका वो रहता था। तो हमने कहा पंडित जी ये है दिक्कत, आगे करेंगे कहाँ से। पंडित जी बुजुर्ग थे, उनको थे, बोले मुझे साथ में भेज दो तो मैं तो निकाल लूँगा पैसे। हमने कहा अच्छा। तो कार्यक्रम हम ही बनाते थे। उस बार हमने गुरुदेव के साथ वो पूछते थे हाँ बताओ क्या क्या कार्यक्रम बनाया।
तो बताते थे यहाँ का, और पंडित जी आपके साथ, क्यों जाएंगे पंडित जी साथ में? उन्होंने कहा नहीं साहब अब कार्यक्रम बड़े होने लगे हैं आपकी उम्र। उन्हें कुछ नहीं हो गया। फिर हम हिंदी पे आ गए। हमने कहा देखो साहब आप तो हमसे कह रहे हैं कि किताबें छापना, हमारे पास कागज़ की लागत के पैसे भी नहीं हैं, वो तो चाहिए ना रोलिंग के लिए। वो लौट के जब आएगा तो आएगा, पंडित जी को ये है कि हम पैसे निकालें। अच्छा ये बात है, ठीक है तो भेज दो। तो पंडित जी भी साथ में जाने लगे, फिर वो शुक्ला जी भी, कार्यक्रम ही बड़े बड़े होने लगे थे। तो ऐसे ही कार्यक्रमों के बीच में ये होता था। जयपुर में एक बड़ा कार्यक्रम हुआ था, तो वहाँ चंद्रमुखी देवी रस्तोगी थी, बड़ी प्राणवान कार्यकर्ता था। वीणा पाणी की रिकॉर्ड है उनकी माँ, उनका एक लड़का वहीं जयपुर में मेडिकल कॉलेज में लेक्चरर था और एक विदेश में था। तो वो दोनों अपना अच्छे थे, खाते पीते अच्छा उनका घर था। तो उन्होंने कार्यक्रम वहाँ जो रखा, तो गुरुदेव को जाना था, तो वो इनविटेशन देने गई। तो उन दिनों जयपुर की विधानसभा के अध्यक्ष थे निरंजन नाथ आचार्य, और वो पक्के आचार्य थे। बहुत अच्छा अध्ययन था उनका, शास्त्र दर्शन का भी, शास्त्र का, राजनीति का, और राजनीति के भी उस्ताद थे। मतलब वो इस तरह के लोग थे कि सीएम को नाम दे करके बुलाएं, ऐसा उनका एक व्यक्तित्व था। बहुत अच्छा अध्ययन था। तो वो गई वहाँ, तो और मज़ा लेते थे। वैसे आस्तिक थे, लेकिन ये पाखंड जो करते हैं उसको पौगा पार का खूब मज़ा लेते थे। किसी से बैठ गए शास्त्रार्थ करेंगे, और मैं करता हूँ शास्त्रार्थ, ऐसा उनका वो था। तो वो उन्हें निमंत्रण देने की बोले हमारे पास कहाँ आ गई बहन जी आप, हम तो नास्तिक लोग हैं, आपको हरिभाऊ उपाध्याय के पास जाना चाहिए था। वो मिनिस्टर थे और बहुत सहज आस्तिक। बोले नहीं भाई साहब, आस्तिकों का लाभ तो सब उठाते हैं, हमारा काम तो नास्तिकों को आस्तिक बनाना है। बिल्कुल ठीक जगह आए। उनका गुरुदेव का दूसरा विश्वास था। वो बोले आप आइए तो, एक तो आचार्य जी से मिलिए। तो बोले मिलूँगा तो मैं प्रश्न करूँगा खुल के। तो जानते थे उनकी वो बात है, आइए तो एक दफ़े देखिए तो हमारे कार्यक्रम। तो गुरुदेव ने कहा ठीक है। गए उस दिन, तो उन्होंने कहा मिलेंगे अपन बात करेंगे, आओ। तो वो बोले आप ये वो देखो हमारा सामाजिक कार्यक्रम है, धर्म को हमने आधार बनाया है और लोगों में एक उत्साह जगाने की तो वो है। देखो आप कैसे करते हो। कलश यात्रा का था, मार भीड़ लगी है, उतनी महिलाएं हो रही, जय जयकार हो रहे। तो बोले ये आपने एक तरह से एक्सप्लॉयटेशन किया है जनता का। बोले जो कुछ भी किया है, लेकिन अब देखिए हम इसका उपयोग क्या करते हैं। ठीक है हमने उत्तेजना भरी है, उल्लास भरा है, इससे कम में तो काम हो, फिर आप देखिए इसका उपयोग क्या करते हैं। फिर वो देखते रहे कैसे उसका हुआ वो संकल्प में। रात को बैठे, बोले अब रात को अपन बैठ के बात करेंगे। तो वैसे गुरुदेव जल्दी सोते थे, तो उन्हें आएंगे तो शाम को बैठे। अब ये है उनको मालूम था कि स्मोकर हैं, उनको वो नहीं आए। तो बोले अब रात को जागना है तो उसके लिए भी कुछ बहाना चाहिए, मतलब सामने वाले का भी सम्मान रखना। तो आप सिगरेट पीते रहना, मैं सुपारी कुटकता रहूँगा। मतलब ये मतलब अपने लिए भी कुछ जो कर हमेशा ध्यान रखते थे किसी का। कहीं यात्रा में जाए तो उनको दूसरा देखो ऐसा है भाई, तुम लोग कुछ अपने ले लियो, मुझे टमाटर काट के दे दो, मतलब मैं भी कुछ ले रहा हूँ तुम भी लो। तो ऐसा सामने वाले का सम्मान रखना। फिर बैठे, सो उनकी चर्चा हुई, तो गुरु ने फिर पूरी दर्शन लगी, वहाँ से एकदम फिर वो उनके मुरीद हो गए। बोले सभी सही जगह। तो उन्होंने लिखा था फिर बाद में पूज्य आचार्य जी के सानिध्य में, तो लिखा था मैं आया था अपने ज्ञान का अहंकार लेकर और बैठ गया इनके चरणों में पूरी श्रद्धा लेकर, ऐसा उन्होंने लिखा था निरंजन आचार्य ने। तो वो फिर वो पूरे चारों जो दिन का कार्यक्रम था उसमें पूरे उसमें वो ही रहे, संचार गुरुदेव के साथ रहे। और ये कहते थे कि आचार्य जी से परिचय भी हुआ तो अंतिम चरण में कि अभी अज्ञातवास में जा रहे हैं, लेकिन ये धन्यवाद तो हो तो गया, मैं मिल तो लिया इनसे। तो थे तो मतलब फिर वो जो मंच का संचालन वही करते थे चारों दिन का, उन्होंने किया गुरुदेव का, और जो कुछ भी बोलने वाले हों ऐसा करने का। उसी में तो ये परिचय तो हो ही गया था। वहाँ से अब आगे की बात जो कह रहे हैं कि गुरुदेव ने जो कहा था कि जाना तो तय था गुरुदेव का, तो मिलन सत्र के नाम से 5-5 दिन के सत्र किए थे उस वर्ष 70 में। 71 जून में तो जाना ही था। तो लोग आए, चलता रहा वो क्रम। फिर लोगों ने कहा कि साहब यहाँ कितने लोग आप आते हैं, आप बाहर के दौरे बना लो, जाना तो निश्चित है।
तो लोग मिलेंगे, तो वो दौड़े बड़े ज़बरदस्त हुए थे। फिर बनाए, सब लोग साथ में जाते थे लोग करने का विदाई के वर्ष में। तो लोगों ने क्षेत्रों में रिपोर्ट दी कि ये जब नेहरू जी यहाँ आए थे कभी, तब वो भीड़ नहीं थी जो गुरुदेव के साथ। ऐसा एक लोगों में जोश आया था उसका। उसी की बात लोगों में वो गुलजारी लाल नंदा उस समय थे गृह मंत्री, तो उनके पास रिपोर्ट गई कि साहब 100 संत ऐसे हैं और उनका हो रहा है, तो साहब बड़ा भारी प्रभाव है। तो उन्होंने कहा मैं उनसे मिलूँगा। तो गृह मंत्री थे, अच्छे आस्तिक थे। उन्होंने भारत सेवक समाज की स्थापना उन्होंने की थी। बहुत मतलब भीतर से क्रिएटिव थे और भीतर से संत प्रकृति के थे। दोनों दफ़े नेहरू जी के बाद भी वो अपने कार्यकारी प्रधानमंत्री रहे, क्योंकि गृह मंत्री थे, और फिर शास्त्री जी के बाद भी वही थे। लेकिन उनका कोई वो नहीं था, उन्होंने कभी अपना अधिकार नहीं किया, जैसा हो रहा है होने दें। तो वो वहाँ से गुरुदेव से मिलने आए थे। तो लोगों ने कहा, तो वहाँ कांग्रेस बोले कुछ नहीं, सिर्फ आचार्य जी से बात करूँगा। तो उनका जो था, तो कहीं जा रहे थे तो वहाँ उतर गए वो ट्रेन से, और वहाँ उन्होंने अपनी गाड़ी बुलवा ली थी। वहीं आए, वहीं उन्होंने भोजन किया गुरुदेव के साथ बैठ के, उसी बीच में बात की, और फिर अपनी गाड़ी से बाई रोड दिल्ली चले गए थे। तो ऐसा गुलजारी लाल नंदा जी का भी उसी क्रम में हुआ था। तो 5 दिन के जब होते होते तब उन्होंने कहा कि अब क्षेत्र के भी कार्यक्रम किए जाएं। तो वो क्षेत्र के कार्यक्रम फिर बहुत ज़बरदस्त हुए थे। फिर बात ये आई कि उन्होंने डिक्लेयर तो कर दिया था कि मैं 20 जून को जाऊंगा। तो अब जब आपने डिक्लेयर ही कर दिया, तो अब आपने कह दिया, तो लोग तो आएंगे मिलने का, वहाँ करने का। तो इससे अच्छा है कोई व्यवस्थित कार्यक्रम कर लिया जाए। नहीं तो विदाई सम्मेलन की उन्होंने कोई विचार किया नहीं था। पंडित जी थे, हमने कहा साहब आप या तो घोषणा नहीं करते, अचानक चले जाते, और नहीं तो आएंगे। तो बोले ठीक है। अब ये उनका ये एक साहित्यवृत्ति है लोक सेवी की। जब सतीश भाई साहब की शादी का क्रम चल रहा था, तो सत्यप्रकाश भाई साहब उनके माता जी की बहन के लड़के थे, उम्र काफ़ी अच्छी थी और बड़े उनके अच्छी पर्सनल स्टेट बैंक में थे, और गुरुदेव के वो ज़्यादा मुँह भी लगे थे, ज़रा स्पष्टवादी। श्रद्धा तो बहुत थी गुरुदेव के पास उनके, वो कहते कुछ नहीं है, उनका व्यक्तित्व ही अलग है, कोई बात नहीं। और बोले भाई गुरु जी तुम लोगों के हो गए, हमारे तो मौसा जी थे अभी भी एन्जॉयड लाइक एनीथिंग, ऐसा वो करते। अभी भी गए थे, शायद तुम लोगों को भी मिलाया था। तो बड़े खुश होते जब के बच्चे को ले आए तो करने का। तो उन्होंने कहा साहब ये क्या मजा रखा है, लड़के की शादी है, यहाँ लगते ही नहीं शादी जैसा घर, कुछ तो करो यहाँ। अच्छा ठीक है मेरे सर, उससे हीरो से कह देना। हीरो ठेकेदार था, बड़ा ठेकेदार हो गया था फिर तो वो, पहले कभी कंपोजिटर था वो उनकी प्रेस में। फिर विदाई वर्ष का कार्यक्रम उसने सारा किया था, इतना उसकी हैसियत हो गई थी। तो आया था, बोले कि देखिए साहब आप औरों को ही बुलाएंगे, लेकिन ये है कि अब मैं कर सकता हूँ और मेरा मन है, गुरुदेव के प्रति मेरा भी भाव है। तो उसने बहुत अच्छा ढंग किया था, बड़े रीजनेबल चार्ज लिए थे। हालांकि आंधी आई, तमाम चीज़ें टूटी। तो उसने कहा क्या लोगे, उसने कहा इतना दे। तो पंडित जी भी चुप रहे, तो ऐसी बात कह दी जो उम्मीद नहीं करते थे। तो वो उससे हमने कहा ठीक है। शाम को हम गए, हमने कहा भैया कल वो सतीश भैया की शादी है, तो कुछ लड़ी लगवाने। बोले कितने, हमने 50 रुपये की लगवा देना के लिए, प्रायोरिटी पे 8 बज रहे हैं। फिर मैं जाऊँ उसे ना करो, हम सब जाओ कर आओ ना। वो हम गए तो वाकई उसने आदमी भेज दिए थे। हम पहुँचे, हमने भैया वो हीरो वो था, ऑर्डर कैंसिल। बोले अरे लौट यार, वो आचार्य जी के लगना, उसने फर्स्ट प्रायोरिटी पे सवेरे वही भेज रहा था, उन्हें कुछ नहीं लगवाया, मतलब कुछ पता ही नहीं। और जब ये आई, इसकी कार्यक्रम की आई, तो ये करना है तो विदाई समारोह, तो उन्होंने कहा क्या भाई क्या खर्चा हो जाएगा। बोले साहब इतने लोग आएंगे, सीमित ही बुलाएंगे, कार्यकर्ता ही बुलाएंगे, तो उस समय 50,000 तो खर्च हो जाएगा। 50,000 ठीक है हो जाए, 50 किसे कहते हो, 50,000 ठीक है। तो मतलब जनता का पैसा है तो जनता के उद्देश्य के लिए लगे, और कहीं उसमें उस लगने की बात नहीं। अपना तो ब्राह्मण जीवन भी रहना, अपना प्रभाव अलग बात है, लेकिन अपना जीवन अलग बात है। तो ऐसा उनका वो रहता था। उसी समय हो गया, हाँ। तो गुरुदेव ने फिर ये कहा कि अब तुम लोग, अब मैं जाऊंगा तो लोगों को ये अभाव नहीं लगना चाहिए कि वहाँ ढीलापन आ गया है। तो ऐसा करो 4 गाड़ियाँ खरीदो। और फिर बाद में जैसे यहाँ से गाड़ियाँ निकलती थी कि उसमें प्रदर्शनी भी और संगीत टोली भी और ये सब अपना सामान, तो ऐसी लेकर के, तो विलीज स्टेशन वैगन आती थी पहले, अमेरिकन गाड़ी पूरी ऐसी बंद अच्छी,
तो वो सेकंड हैंड 4 गाड़ियाँ खरीद ली थी। बोले तुम इनका साधनों की बात करो, और पंडित जी मेरे साथ घूमे थे तो ये वक्त जाएगा कौन, वहाँ तो 2.5-3 आदमी ही थे, मैं तो निकल नहीं पड़ता इग्नोर विद्यालय से, और फिर गुरुदेव चले जाएंगे तो व्यवस्था भी तो देखना है इनको। अकेले शुक्ला जी बसते थे करेंगे, तो किसको भेजेंगे वहाँ। तो बोले कि गाड़ियाँ खरीद लो, तो गाड़ियाँ खरीद ली, वो गाड़ियाँ भी आ गई थी उनका, उसमें तो उपयोग हुआ। और कार्यक्रम की टोलियाँ वैसी जो निकलती थी, ऐसी टोलियों को तैयार करना, लेकिन फिर जो हो नहीं पाया। वो आ गई थी तो रखें गाड़ियाँ, लेकिन पंडित जी व्यक्ति ऐसे निकाल नहीं पाए कि जिनको प्रशिक्षण दे के निकालें वहाँ से। तो फिर उन्हें आते ही फिर जैसे वहाँ से हिमालय से लौटे, बेचो ये गाड़ियाँ, इनका उपयोग नहीं है तो ये व्यसन बनेंगी, बिकवा दी ज़बरदस्ती को गाड़ियाँ। उन्हीं से हम लोग वहाँ गए थे, वहाँ से के तो सम्मेलन का जो हुआ था वो तिथि उन्हें डिक्लेयर कर दी थी 16 से 20 जून, और ये निश्चित था, टाइम का देते रहना अंदाज। तो आधे के 10 मिनट छोड़ते हैं ना समाज के, तो उन्होंने जो किया था 16 से 20 जून घोषित कर दिया था। अब वहाँ मानसून ब्रेक हो जाता है 15 जून के बाद, तो पानी बरसने की संभावना थी। अब वो कैसे वो अपना क्रम चलाते हैं, आया तो बोले देखो इतने लोग आ रहे हैं, आएंगे गर्मी में प्यासे मर जाएंगे, यमुना जी के किनारे स्थान ढूंढो, नाप करके आओ पूरा, कहाँ कितने नगर बस सकते हैं गंगा जी के किनारे। हमने कहा ठीक है, मैं फीता लेके ज़रूरत नहीं है, हमारे स्काउटिंग के कदम नपे हुए हैं, हम आपको बता देंगे। बता दिया यहाँ इतना है, यहाँ इतना। तब वो प्री मानसून शावर आ गया, पानी बरसा, अरे वहाँ सब डूब जाएंगे, मरेंगे गंगा यमुना किनारे, यहाँ सड़क के किनारे लाओ। फिर वो सर्वे शुरू कर दिया। अब कोई बोली ये क्या तमाशा है यार ऐसे। अरे हमने कहा देखो मेरी अपनी जो समझ है कि ये डिक्लेयर्ड है कि ये मानसून तो आ जाता है उस समय, लेकिन देवी सहायता की शर्त ये है कि अपनी पूरी मेहनत करो, तभी देवी सहायता पाने के हकदार बनते हैं। तो खुद तो कर रहे हैं, हमसे भी पूरी मेहनत करवा रहे हैं कि हमने अपनी हर कोशिश की थी। फिर वो सब देखो तो फिर वहाँ से लेके कृष्ण जन्मभूमि से लेकर के सड़क के किनारे जितने आश्रम थे, वहाँ वृंदावन गुरुकुल तक वहाँ दूर था, वहाँ था ऐसा। तो वो उनका सबका किया। और फिर जो लोग आ गए थे अपने स्वयंसेवक के रूप में, बोले नहीं बहुत लोग आ रहे हैं, टेलीग्राम दे दो, यहाँ पानी बरस रहा है, बहुत तकलीफ़ होगी, लोग ना आए। तो टेलीग्राम की तरह पत्र, इस पत्र को टेलीग्राम समझना। अब वो स्वयं सेवक बुलाया था वो आ गए, कुछ अतिरिक्त आ गए। तो यज्ञशाला में अब कोई गए होंगे घर पे, कुछ मांगते होंगे, तुम लोगों से कह दिया, फिर वही बातें करते हो। मैंने कह दिया मैं व्यक्ति नहीं मिशन हूँ, मुझसे उसी की बात करो, आ जाते हो बार बार करने के लिए। और ये मुझे जाना, अगले का कार्यक्रम बड़ा है और मैं जाऊँगा, और ये कुछ नहीं है, सब है, सब कार्यक्रम ठीक से होंगे। कोई वो तो हमने तुम लोगों को पत्र डाले थे, वो तो श्रद्धा की परीक्षा के लिए थे। कुछ नहीं होगा। और फिर वो हुआ, होना तो था, लेकिन हमारे हर कार्यक्रम को बचाते हुए पानी बरसा, ये उसके क्रम में हो रहा से 20 जून था। तो उसी दिन पहले दिन का जो कार्यक्रम अपना चला उसमें, तो मुझे ध्यान है उस दिन थोड़ा बहुत पानी आया, ख़त्म हो गया। और उस दिन एक दिन आया था, एक दिन छोड़ करके बात, तो तारीख का भूल गया, उसी के बीच की बात थी। तो हम किसी को सत्यप्रकाश भाई साहब को गाड़ी से छोड़ने वहाँ गए, वहाँ देखा पानी बरस रहा, हवा इधर की थी। हमने कहा आज पानी आएगा इधर को। तो जितने सबको हम सावधान करते हुए, हमने कहा ये लोग सो रहे हैं, तो फर्श सब समेट लो, ये सब करके वहाँ पर ये प्रवचन में अपने हमने कहा भाई समेटो जितना कुछ समेट सकते हो, फिर जिस पर सोए हैं वो खुद उठाएंगे अपना। और हम तपोभूम में आकर के वहीं एंट्री के पास वहाँ जो था वहीं अपने आकर के थोड़ा लेट गए, और हम लेटे हैं और पानी आना शुरू हो गया देर दरार। अब वो जो आसपास वो लोलैंड था, वहाँ सब पानी भर गया, बैग तैरने लगे। वो लोग आकर के तपोभूम में यज्ञशाला में खड़े, बैठने की जगह परिक्रमा करपथ में खड़े, थोड़ी सी तपोभूमि थी, तो यहाँ उधर वाला तो था नहीं सर। खैर किसी तरह से जा कर के पानी जब तक रुका तब तक 2:30-3 बज गए थे। तो लोगों ने बताया कि ये हो गया, और वहाँ पंडाल पानी की वजह से ढह गया है,
दोनों सब प्रवचन होते हैं गुरुदेव के। हमने कहा अच्छा चलो ये भी है। उसी समय जैसे मैं उठा तो मैं शौचालय से निवृत्त हुआ, नहाया और गुरुदेव के पास पहुंच गया 4 बजे। अब इतनी व्यस्तता के बीच उनका लेखन चल रहा था। जब उनके कमरे में गए, वो जो उनका क्रम था वो अप्रिय था, लिख रहे थे। हम जैसे ही पहुँचे वो लिखा हो मेरे साथ। हमने कहा साहब स्थिति ये हो गई है, अब पंडाल बैठ गया है तो वहाँ तो प्रवचन हो नहीं सकता, तो आप कहें तो हम खुली जगह है वहाँ मंच लगवा दें, माइक उधर को कर देंगे तो वहाँ बोलने नहीं आज कोई प्रवचन और वचन नहीं, लोग भीग गए हैं, तुम तो सबको ये सूचना दे दो कि कोई प्रवचन मंच पे जाए ही नहीं, हम सब जगह जाएंगे। ये उनका प्रैक्टिकल पारिवारिकता का भाव, हम सब जगह जाएंगे, वो नहीं वहाँ चले जाएँ उनको वो होगा। उनका ठीक है सर। तो वहीं से गाड़ी थी तो हमने कृष्ण जन्मभूमि से लेकर के और वहाँ तक सारी जगह सूचना दे दी। वहाँ गए तो जिनको गाड़ियों से आए थे उनको वृंदावन गुरुकुल में ठहराते, ज़्यादा गुजराती थे। वहाँ गए तो तब तक 7 बज गए थे। तो उन्होंने कहा आओ उपाध्याय जी बैठो, चाहो अपना चाय नाश्ता में वो प्रवीण होते वाले कुछ उन्होंने कहा। वहाँ से हम आए तो गुरुदेव वहाँ उधर के मिलते हुए आगे के तो नहीं गए थे, वहाँ आते हुए वहाँ पहुँच चुके थे कार्यक्रम स्थल पर। तो लेटा हुआ था सब, वो ठेकेदार भी आ गया, सब करने लगे। तो हमने कहा चलो अब आज तो नहीं हो गया, शाम तक के लिए इसको ठीक कर लें, तो इसे उठवाओ। अब उसे ठेकेदार से कहा, अरे बोले साहब ये किससे उठेगा, इतना भारी हो गया, सूखेगा फिर ये होगा तब कर रहे हैं। अरे हमने कि ये बताओ उठेगा कि नहीं, ये बात छोड़, उठा दे तो कोई नुकसान तो नहीं। अरे बोले उठे कैसे उठे। हमने कहा तो मैं करूँ बोले, देखा गुरुदेव की तरफ हंस के हंसे, वो मुस्कुराए। हमने गए, स्वयं सेवक किस तरह के तो लोग थे ही। हमने कहा जहाँ से बल्लियाँ टेढ़ी होती हैं तो आधी गिरी हुई। हमने कहा हाँ यहाँ से आओ भाई, एक एक बल्ली पर 5-5 आदमी, पूरी लाइन। बोलो गायत्री माता की जय, तो सीधी हुई। चलो अब अरे वो करके दौड़ा तो वो फिर अपने आदमियों को बुलाया, हम लोग बल्लियाँ खड़ी करते गए। उसने वो जो होते हैं टाइट खूंटे ऊँटे से रस्सियाँ थी वो की, एक आधे घंटे में पंडाल फिर खड़ा हो गया। शाम का फिर वहीं प्रवचन हुआ। ऐसे उस दिन जिस दिन वो होता था, गुरुदेव ने अपने विदाई सम्मेलन में आदर्श विवाह रखे थे। बोले मैं चाहता हूँ ये अभियान चले, आधी कुरीतियों की जड़ तो हमारी ये आदर्श विवाह है, सारे में और कुरीतियाँ। आदमी शादी के लिए जीता है, उसी की सोचता है, उसी में फिरता है, फिर बच्चों की शादी उसी में मर जाए, और इन्होंने बड़ी कुरीतियाँ हैं। तो आदर्श विवाहों का आंदोलन चाहिए, आदर्श सामूहिक विवाह। तो सामूहिक विवाह में जश्न भी दिखाई देगा, खर्चा भी नहीं होगा, यज्ञ हो रहा है तो वो आदमी की जो एक प्रवृत्ति होती है वो भी ठीक हो जाएगा। तो उसमें जो किया था तो 41 शादियाँ थीं। उसमें उनके एक मित्र थे, उनकी भी शादी वहीं हुई थी, अच्छे थे लड़के। तो खुद बैठे हाथ में वो किताब ले करके खुद उन्हें पूरा वो करवाया था विवाह का कार्यक्रम, पवित्र वहाँ से। और अपने बढ़िया सुंदर सुंदर टिप्पणियाँ हंसाते रहे भी करते रहे। यहाँ जब वो आया फेरे का तो हाथ पकड़ते उन्होंने कहा देखो भाई अब ये लड़की तुम्हें सौंपी जा रही है, अब इसका ध्यान रखना। जब अपने मायके में थी उससे ये उसका वो नहीं होना चाहिए कि दुखी हो के हो, है ना। और बोले इसका वजन घटना नहीं चाहिए। और फिर कहते माँ देखो मैंने तो ध्यान रखा है बात। माता जी भी हंस रही हैं, वो भी हंस रहे हैं, ऐसा माहौल बनाते हुए। तब तक सा वो बादल उमड़े और ये लगे कि धरती छुए ले रहे हैं और हवा का झोंका आ रहा है। तो हमने थोड़ा रोक करके हमने सबसे कहा कि एक एक बल्ली पे 5-5 लोग पकड़ लो। तो बल्ली उठती थी, गिरे लोगों के ऊपर उठ जाती है ना, नीचे बंधा था तो अभी। तो वो सब लोगों ने वैसे ही किया। फिर गुरुदेव ही मौसम देख करके थोड़ा उसे जगन प्रसाद रावत जी बैठे थे। बाद में उन्होंने कहा कि मुझे ये लगता पानी तो रोके तो हो ही है कृष्ण, लेकिन ये जैसे गोवर्धन को उठाया कृष्ण ने तब सब अपनी अपनी लाठियाँ लगाए थे, वो दृश्य मुझे लग रहा था वहाँ। और फिर उन्होंने कहा ठीक है, मौसम देख के शॉर्टकट किया। बोले चलो हो गया विवाह, अब आशीर्वाद की अक्षत फेंको। और आशीर्वाद का अक्षत बाद में पड़ाओ अर्रा के पानी एकदम जैसे इसे रुका था और बाद ही घुमट के जैसे आसमान वो छुए ले। मैं कह देखिए ये चीज़ है। और वो बस वो हुआ तो वहीं के वहीं उन्होंने किया। अब वो कहीं पाल ऊंचा करके वो खड़े हैं, फिर आसपास वहीं उसी के आगे जो नगर बसे थे तो उन्होंने कि ये
लड़के बहू, तो उन्होंने वहाँ जगह की और उन्होंने कहा चलो एक एक को एक एक मंगे। तो अब वो बरसते पानी में दौड़ के जाएंगे, गांठ जोड़े हुए दौड़ते हुए चले जा रहे। तो पंडित जी कहते थे ये होते हो भाई, वो चल रहे हैं ठुमुक ठुमुक ठुमुक, ऐसे होते, ये देखो गांठ बांधे दौड़ रहे, ये होते हमारी शादी का। पंडित जी का एक अपना ढंग था, तो ये करते थे। तो इतने उसका 20 जून तक का वो था, तो अब 20 पानी तो बरसना था अपने करने का। फिर अब उस दिन हमने कहा कि अब ये गुरुदेव जाएंगे, कुछ तय नहीं था कि यहाँ से गुरुदेव कैसे जाएंगे, कैसे बनेगा। हमने कहा यार ऐसे कहीं मन में हो जाए, खुली गाड़ी की व्यवस्था हो जाए तो लोग देखें उसमें सब। तो एक आए थे देवास के थे, उनकी जीप थी, तो उनको प्रेरणा हुई, बोले क्यों साहब, गुरुजी हमारी गाड़ी में जा सकेंगे। अब तुम चले जाओ सीधे, तो इसका टप्पर हटवाओ, वो होड लगा होता ना, टप्पर हटवाओ और वृंदावन जाकर फूलों से सजा लो गाड़ी को। वो ठीक है, निर्णय हम ही को लेना, और कोई थी भी नहीं व्यवस्था किसी की, क्या है जो कुछ है, और तुम मंच के पीछे लगा लेना गाड़ी, ठीक है। वहाँ हुआ तो उसी दिन एक दिन पहले हुआ, हमने कहा साहब प्रणाम, बोले लोग चल करना तो चाहेंगे, तो रात को ही कह करके लोगों से बल्लियाँ गड़वा दी। अपने बिलासपुर वाले आए थे, उनसे कहा था कि लोग आएंगे, थोड़ी सी अव्यवस्था हुई गुरुदेव को, फिर वो सब ने प्रणाम किया। उस समय तक 2-3 बज गए थे। तो गुरुदेव सवेरे का वही अपना थोड़ा दूध दूध लेके आते थे, उसी में थे। हमने तो माता जी से कह दिया था कि आज कब लौटे पता नहीं, तो मुझे सवेरे 5:30 एक पराठा दे देना, तो लेके हम तो वहाँ तैयार थे। फिर वहाँ से आए तो हमने तत्काल कहा, अच्छा पता नहीं कि वो अच्छी चिलचिलाती धूप थी उस समय, तो कौन अपना छाता वहाँ रख गया मंच पे। तो हमने पूछा ये छाता कैसे, हमने कहा चलो इस समय ज़रूरत है गुरुदेव को, छाता में रखेंगे। तो बस वो गाड़ी लगी थी, हमने कहा गुरुजी बैठिए। तो गुरुदेव माता जी को आगे मम्मी जी बैठ गई, और फिर गुरुदेव माता जी उसके पीछे, हम एक हाथ में पंखा, वो हाथ के पंखे थे, एक हाथ में पंखा ले लिया, एक हाथ में छाता ले लिया। अभी वो घिया मंडी में लगा है, वो गुरुदेव के पीछे खड़े हैं, छाता पंखा घुमा रहे हैं। तो बस वहाँ से चले, तो वहाँ से गुरुदेव ने आशीर्वाद मुद्रा बनाई। जितने लोग हैं अब आ रहे हैं उनके, और लोग साथ दौड़ रहे हैं। हम बार बार कहें, अच्छा वो बाबूभाई सतवारा ले आया था, फिल्म वालों को से फिल्म भी बनी थी, तो उनके आगे गाड़ी चल रही है, उसका फिल्म का शूटिंग हो रहा है। वो हम कहा तुम साथ साथ दौड़ा, किसी के टायर के नीचे पैर ना आ जाए, एकदम दोनों आगे पीछे, यहाँ से कहते रहे उनको। अब वहाँ आए तो तपोभूमि के पास पहुँचे थोड़े पहले, बोले क्यों दर्शन हो पाएंगे। हमने कहा बहुत भीड़ है, अब व्यवस्था हो सकती है, ठीक है। थोड़ी देर बाद 5 मिनट बाद कहते हैं देखना जरा। हमने कहा उन्होंने ठीक है, अब एक काम करना आप कि जब तक मैं ना कहूँ आप गाड़ी से उतरना मत। तो जैसे ही हमने उससे कह दिया कि भाई तपोभूमि के सामने गाड़ी रोकना, लोग खड़े थे, वो तपोभूमि थी, तो एकदम मैं कूदा, हमने हाथ जोड़ के कहा कि भैया एक निवेदन है, गुरुदेव माँ के दर्शन का, आप सब स्वयं सेवक हो, हाथ पकड़ करके रास्ता बना दो। थे उस लेवल के, सब ने एक दूसरे के हाथ बढ़े और वहाँ तक के लिए रास्ता बन गया। मैं नहीं कहा कि मैं हटूँगा तो ये फिर वो हो जाएगा, इसने कारण वहीं खड़ा रहा। गुरुदेव माता जी गए, फिर जो लोग साथ गए थे और वहाँ गुरुदेव ने प्रणाम किया, भावुक हो गए। बोले मुझे याद आया कैसे एक एक ईंट मैंने यहाँ संजोई थी, कैसा हुआ था, स्थान से माँ के लिए स्नेह होते ही है। प्राण प्रतिष्ठा उन्होंने वहाँ की थी। वहाँ से लौट करके वो आए, तो मम्मी जी भी साथ में गई थी। गुरुदेव और माता जी के पीछे भीड़ लगी, मम्मी जी फंस गई भीड़ में, तो उन्हें बिठाला, फिर मैंने उनको अलग किया। फिर वहाँ से हमने कहा चलो, तो गुरुदेव बोले कि अब यहाँ से इनसे कह दो अब ये भीड़ ना चले, क्योंकि उसके बाद शहर का कंजेस्टेड एरिया शुरू हो जाएगा। बोले इन लोगों से कह दो यहाँ, तो हमने कहा देखो अब गुरुदेव का मन है यहाँ से आप लोग ना जाएँ, आगे कोई दुर्घटना हो सकती है, शहर का क्षेत्र है। तो लोग सब समय तो वो मान गए। वहाँ से गुरुदेव ने हाथ जोड़ लिए, मथुरा से अब विदाई की, वहाँ तक अपने लोग थे, उनको आशीर्वाद देने का था। वहाँ से उन्होंने हाथ जोड़े सबसे विदाई लेने का। तो वहाँ आर्य समाज के प्रधान भी रह चुके थे, और वो वहाँ वो जो DAV कॉलेज है, तो उसके जो वो थे संचालक, वो गुरुदेव के असिस्टेंट, वो प्रधान वो थे। तो आलोचना भी करते थे, वो कर दिया, लेकिन उनकी श्रद्धा तो थी, उन्होंने खड़ा रखा था कि आ जाए तो आए। तो नर्स स्वयं सेवकों ने हाथ दिया, वो दौड़ते हुए आए, गाड़ी वहाँ रोकी, उन्हें माला पहनाई, प्रणाम किया गुरुदेव को। फिर वहाँ से घिया मंडी होते हुए वहाँ पहुँचे, तो वहाँ तक खुली जीप में थे, और वहाँ ले जाने वाली थी दादा भाई अपनी गाड़ी लेकर के आए थे, वो हरिद्वार तक पहुँचाने, माता जी गुरु जी के थे, वो भी थे अपने वो जो रावत जी, वो भी उसी जीप में बैठे थे, मम्मी जी, रावत जी और ये
गुरुदेव शायद राव जी के बगल में बैठे थे, मम्मी जी वहाँ आगे बैठे। वहाँ से आए तो ऊपर गए गुरुदेव, तो अपना जो सामान वामान लेना था तो वो उनकी गाड़ियों में रखवा दिया और फिर आके इसी गाड़ी में बैठे। वहाँ से मम्मी से कहा अब तुम मत चलो, तो बोले फिर वहाँ से हम लोग चले। वहाँ से फिर भीड़ भी ख़त्म हो गई। फिर यमुना किनारे, यमुना जब पार की तो वो सब बोझल हो गया। तो सतीश भाई साहब थे और हम थे और तो कोई अपनों में और रावत जी थे। तो दाना भाई जी ने अपनी समझदारी करके पूरी सब्ज़ी अच्छी मात्रा में बनवा के रख ली थी। तो हमने बोले कि गुरु जी को कुछ भोजन का हो जाए। हमने कहा ठीक है। वहाँ से निकले, हमने कहा सब दाना भाई इंतज़ाम रखे हैं थोड़ा सा खाने। बोले हाँ ठीक है, देख लो कोई बगीची। तो मैंने आगे देखा एक थोड़ा सा अंदर जा कर के बगीची में चौड़ा था, तो वहाँ गए। तो और जब निकले तो वहाँ गुरुदेव ने फिर बोझल को हल्का किया। वो अपने रावत जी से बोले, तो उन्हें बड़ा भाई मानते थे। बोले और रावत जी वो रात के पराठे याद है, भूख अच्छी लगी थी। तो ये लोग अक्सर जाते थे। एक दिन लौट के आए रात को 11-12 बजे, कुछ दिन भर खाने नहीं मिला था। तो उसी समय रात को गुरुदेव ने पराठे सेके थे, दोनों लोगों ने खाए थे। तो बोले वो रात के पराठे याद है? बोले हाँ याद है। तो भूख अच्छी लगी थी, फिर गए, सब ने थोड़ा थोड़ा लिया। फिर वहाँ से हम अपने जीप में थे, हम लोग लौट आए। गुरुदेव उनकी गाड़ी में बैठे तो 3 बजे, तो रात को 1 बजे करीब गुरुदेव फिर वहाँ से औरखेड़ा पहुँच गए थे। उसी दिन 21 तारीख को सवेरे तक। हमसे चलते समय उन्होंने कहा था कि वीरेश्वर अब कई बातें ऐसी हैं तुमसे, तो हम जो दौरे में रहे तो पंडित जी वगैरह को तो बात कर रहे, तुमसे बात नहीं हो पाई, तुम जल्दी आ जाना। तो हमने अपना जैसा काम था वो कॉन्ट्रैक्टर्स वगैरह का हिसाब करके 2-3 दिन में किया और हम वहाँ पहुँच गए थे। तो गुरुदेव के 2-3 दिन लगे होंगे, उन्हें 10 दिन रुकना था, फिर 1 हफ्ते हम वहाँ रहे। तो वर्षा का समय 20 जून, ठीक है, सब बात है। तो अब वहाँ जो उनका ये था कि वहाँ रहेंगे तो सब व्यवस्था करेंगे, फिर आगे चले जाएंगे। माता जी के लिए उन्होंने कहा था कि शांति कुंज है, तो कुछ कन्याओं को पहले से बुला लिया था कि अपने जप करेंगे। माता ऊपर ही उतना ही था कि जो सामने का ऑफिस है, मतलब ग्राउंड प्लस ऊपर का आधा, इधर माता जी कमरा, उधर का एक हॉल था जिसमें कन्याएं रहती थी। छत खुली थी, उसी में एक छोटा सा शेड था, वहीं भोजन बनता था। उसके इधर बरामदा बंद कर दिया, वो खुले खंभे थे, खुला बरामदा था। पीछे सब वैसे ही था। यहाँ जब ये अब जो यहाँ पोस्ट ऑफिस और वो है, इधर जो अपना बैंक का और है, वहाँ ये लोग 2 लोग बलराम जी और ये अपने देवराम पटेल, ये 2 परिवार माता जी के साथ के लिए वो आके रहते थे। तो ये था। फिर गुरुदेव वहाँ रहे, तो हमने वैसे ही जब हो गया काम तो रात की बस से बैठे। अच्छा, अंदाज़ कुछ नहीं था हमें कि शांति कुंज कहाँ है, न पूछा था, लेकिन गुरुदेव किसी को बता रहे साहब ये शांति कुंज कहाँ है, तो न किसी को बता रहे थे। संयोग की बात है कि यहाँ से बस स्टेशन से चलते हैं, हर की पैड़ी निकलते हैं और हर की पैड़ी से फिर वृंदावन रोड पर चलते हैं। तो वृंदावन रोड के पास वहाँ से जाकर दाहिनी तरफ सप्तऋषि के लिए रास्ता, जो गेट लगा सप्तऋषि का वो घूमता उस रोड पर है। तो मैंने कहा ठीक है। अब वहाँ आए, फिर वैसा कभी प्रयोग नहीं पड़ा। रात की बस से बैठे और थके थे, रात को अच्छी नींद आई। रुड़की उतरे और रुड़की में वहाँ गंगा कैनाल निकलती है बस स्टैंड के बगल से, वो हैंड पंप लगा, उसमें पानी वही बढ़िया बर्फ़ का पानी मिला, सारी थकान उतर गई। हमने कहा बड़ा आनंद है यहाँ से। फिर बाद में देखा नहर के किनारे, तो पहले ये रोड नहीं था, नहर के किनारे वाला ही रूट था, सारी बसें भी उसी से चलती थीं। ये रूट तो बहुत बाद में बना है, जब अर्धकुंभ आया है तब। वहाँ जाके तबीयत खुश हो गई। मरीन ड्राइव उसके समुद्र किनारे वही चल रहे हैं। और वहाँ पहुँचे हम बस स्टैंड पे, तो वो सिटी बस चलती थी, उस पर लिखा था सप्तऋषि। तो ड्राइवर वहाँ रुक कर उसने कहा को किस काम पड़े हो, नहीं तो रुकते नहीं। मैंने कहा सप्तऋषि, बोले हाँ, तो उसमें बैठ गए। बिल्कुल खड़ी सामने लगी हुई मिली। और वहाँ आए तो हर की पैड़ी, उन्होंने कहा यह लोग बता जा रही है हर की पैड़ी। हमने कहा ठीक चल रहे हैं। वहाँ से सीधे का जैसे ही वो राइट मुड़े, हमने कहा गुरु जी का यहाँ से राइट मुड़ करके है। तो हम अटेंटिव हो गए। तो छोटा सा बोर्ड लगा था, शांति, उन्होंने भैया यहीं लगा दो। तो ऐसे बिल्कुल परिचित की तरफ वहाँ पहुँच गए। फिर वहाँ पर गुरुदेव के साथ साथ तो रहे थे। ठीक है। गुरुदेव को पत्रिका पाक्षिक उन्होंने शुरू करवा दी थी। बोले अब करो, तो हमने उसी में 1 जुलाई का अंक 20 जून के पहले ही निकाल दिया था कि वो उसी में गया। तो उसी में ग्राहक बन गए 2000 हमारे, वो करके पहला अंक था प्रवेशांक।
और उसके बाद दूसरा उसी का विदाई का समाचार का अंक था। बहुत ज़्यादा अनुभव भी नहीं था, बलराम जी थे वो भी इधर आ गए थे, लेकिन उनके आशीर्वाद से सब अच्छा हुआ। हाँ, सत्य भक्ति जी वहाँ थे, उनका मार्गदर्शन मिल जाता, लेकिन करना तो खुद ही पड़ता था। हाथ से एक आध लेके जाता था, 16 पेज का निकलता था, हैंड कंपोज का था उस समय। तो ऐसे फिर बोले कि तुम ऐसा है, पाक्षिक मन बंद होने देना, अखंड ज्योति के 10 लेख एक तरफ के ऐसा करना चाहिए, और पाक्षिक का एक समाचार एक तरफ के ऐसा हो रहा है हो करके आदमी को आता है, ये बंद हो कुछ भी हो जाए तो ठीक है, और ये करना और बच्चों का ये करना होता है, वो ठीक है। तो जैसा उन्होंने कहा वैसे ही वो जानते थे कि अब मेरे जाने के बाद अब उतार आएगा। हमने कहा भी था पंडित जी से कि देखो तैयारी इसकी करो, गुरुदेव को उपस्थित रहने भर से ढेरों काम ऐसे हो जाते हैं जिसमें हम लोगों को पसीना बहाना पड़ेगा। कह रहे तो उन्होंने कहा कि अभी बेकार की बात, मैं कहता हूँ सो करो। फिर वो जैसा उन्होंने कहा हुए, स्थितियाँ डावाडोल हुई, ऊपर नीचे हुई, लेकिन वो सब बराबर अपना क्रम चलता रहा। उसी दिन तो उन्होंने जिस दिन जाना था, बोले अब तुम तो रात को उनको 1 जुलाई को सवेरे जाना था, तो बोले अब तुम्हारा तो कल से विद्यालय का है, अभी जाओ। तो हम तो रात की बस से बैठ के वहाँ आ गए। कुछ लोग जो रुक गए थे, नाना भाई थे, ये अपने ध्रुवरानी जौहरी जी थे, तो उनने बताया, वो आए कि सवेरे गुरुदेव बिना किसी कुछ बताया, कुछ लोग वहीं शांति कुंज वाले थे, सोते रहे। 4 बजे माता जी सेतु ऊपर से उतराया, कुछ कहा नहीं था कि हम कब निकलेंगे सवेरे, 1 जुलाई को सवेरे, जैसा कि उन्होंने बताया। तो कंधे पे उनका वो बैग और हाथ में थैले, तो वहाँ से उतरे तो वहीं जो ऑफिस है उसके उधर के बरामदे में खड़े हो गए। सब लोगों ने प्रणाम किया। फाटक ऐसे ही फंटियों का ठुका हुआ था, सब बाउंड्री भी ठीक नहीं थी। बोले अब यहाँ से आगे कोई नहीं आएगा। तो फिर वो वहाँ से रोड तक पैदल गए। फिर रोड से कैसे, वो तो उसने उपन्यास का टच दे दिया है ज्योतिर्मय, और लोग दौड़ रहे हैं, गुरु जी आ रहे हैं, तो उसने उपन्यास का टच ज़्यादा, उसमें फैक्ट्स को ज़्यादा महत्व नहीं दिया है उसने। तो उन्होंने इस तरह से फिर वो चले गए। फिर जैसे गए, लेकिन वहाँ से वो लेख भेजते रहते थे अपने, तो वो हमारा अखंड ज्योति के लिए, उसके भी लिए। तो वही फिर युग निर्माण योजना भाग 1-2 वो लग रहे, कहते हैं अब तुम करना, मैं तुम्हें मटेरियल दूंगा। फिर उसी के आधार पर हमने पहले तो उन्होंने कहा कि ऐसा करो कि पाक्षिक में समाचार छपते हैं, लेकिन 8-8 पेज आगे तक के छाप लो। वो तो बहुत तेज़ी से भेजते थे, तो रखा था। तो पहला तो फिर किताब छपे उसके पहले हमने उसी की जिल्द बनवा के पहले उसमें दी थी, पहला सत्र जो लगा था। तो जब वहाँ से लौट के आए थे तब उन्होंने कहा था कि अब तुम हाँ, जब हमने कहा तो ना कर दिया था, लेकिन वहाँ से लौट के आए, बोले अब यहाँ प्राण प्रत्यावर्तन की तैयारी करेंगे और तुम वहाँ, अब इसकी आगे की बात फिर आगे बताएंगे। तो इस तरह से अब उनकी मिशन की जीवन यात्रा कह लो गुरुदेव की जो थी, इस तरह से महत्वपूर्ण मोड़ होते होते अब बात के उसके बाद गुरुदेव के जाने के बाद चुनौती थी तपोहोम का। तो फिर वो सब कैसे निपटी फिर अगले क्रम में बताएंगे। ठीक है सर, सब लोगों को नमस्कार। किसी का कोई प्रश्न हो? हाँ, अभी 10 मिनट। हाँ बाबूजी, 3 प्रश्न